ये जो अब पीटीआई की गवर्नमेंट ने रिफॉर्म करने की कोशिश की है, जिसको सैबोटाज कर दिया गया, सैबोटाज कर दिया गया बकायदा। सर सॉरी, मैं आप सॉरी आपको रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं जो पंजाब में पीटीआई की हुकूमत ने पुलिस रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, उसको सैबोटाज किया गया। किसने किया और क्यों किया? इसमें सैबोटाज किया गया। एक्चुअली पुलिस कल्चर, जो मौजूदा पुलिस कल्चर है, वो हमारे मिजाज को सूट करता है। अभी लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि जहां जहां पुलिस ने तशद्दुद किया है, खासतौर पर इंडिया में, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि जिनको जूते लगने चाहिए, ये लोग इस तरह नहीं मानते, तो डंडे के पीर हैं। हमारे मुल्क में तालीम की कमी मसला नहीं है, हमारे मुल्क में जहालत की फरावानी मसला है। जो जितना ज्यादा पढ़ जाता है उतना पक्का जाहिल हो जाता है। मुख्तलिफ जगह पे सर्विस की, अभी आपने सिंध का भी जिक्र किया। तो किस सूबे की पुलिस आपको निस्बतन दूसरे सूबे से बेहतर लगती है? जिस सूबे में मैंने सर्व नहीं किया वो है केपी। टॉर्चर और गाली गलोच और रूड लैंग्वेज खुद भी इस्तेमाल नहीं करते, और ना ही वो इस चीज को बर्दाश्त करते हैं। हमारे यहाँ तो गाली गलोच आपने देख लिया कि मुख्तार बढ़ जानी दिया अंदर बो, तो हमारे तो उसका, हमारी तो लैंग्वेज का हिस्सा, कल्चर का हिस्सा है ये। जी अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप लोगों को कहा था कि अब से थोड़ी देर के बाद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से हम बात करेंगे, पुलिस में इस्लाहात और पुलिस निजाम में जो खराबियां हैं उस हवाले से उनसे बात होगी। और आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया और बहुत सारे सवालात मुझे भेज दिए। तो सरमद सईद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडिशनल आईजी पुलिस। पहले तो सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि पुलिस इस्लाहात तो एक लंबा चक्कर है, आपका उस आपने हमारे कई दफा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी अपने उस हवाले से व्यूज दिए, पर जो पुलिस कल्चर है, कल्चर से मीन व्हेन वी से पुलिस कल्चर मोस्टली पीपल मीन थाना कल्चर, उसको किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, खुसूसन पंजाब में, इसलिए कि आपका अपना ताल्लुक भी पंजाब से है। देखिए, कल्चर सदियों में बनता है, और पुलिस का कल्चर तो खास तौर पर बनाया गया है, ये टेलर मेड है। ये अंग्रेज ने बनाया था ताकि इंडियंस से एक तो वसूल किया जा सके, टैक्स वसूल किया जा सके, और दूसरा उनको अंडर थंब रखा जा सके। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया था कि हम इंडिया को इंग्लैंड वाला मेट्रोपॉलिटन पुलिस का स्ट्रक्चर देंगे। लेकिन उसके बाद जंग आज़ादी शुरू हो गई। जंग आज़ादी के बाद उन्होंने फिर अपना मूड तब्दील कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको ये जो सॉफ्ट सिस्टम है पुलिसिंग का, ये सूट नहीं करता, मॉडर्न सिस्टम सूट नहीं करता, तो इनको पैरामिलिट्री जो आयरलैंड का जो टेस्टेड मॉडल था वो उन्होंने दे दिया। अब वो मॉडल अब देखें कि पाकिस्तान बनने के बाद जो अंग्रेजों की मेंटालिटी थी, जो आपके हमारे कॉलोनियल्स की मेंटालिटी थी, वो हमने अडॉप्ट कर ली, बल्कि हम उनसे भी ज्यादा बड़े कॉलोनियल बन गए। और हर आदमी गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, वो अपनी जात में एक डिक्टेटर है, वो किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। का वो घर में क्यों ना हो, तो जो बड़ा है वो कहता है जी मेरी बात चलेगी, जो मुझे पता है वो ज्यादा सही पता है। तो हमने वो पाकिस्तान बनने के बाद कल्चर को चेंज नहीं किया, और अभी तक आप देखें कि जब भी हम पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं तो हम 4 कदम पीछे की तरफ जाते हैं। 2000 का जो पुलिस ऑर्डर था, उसको ना तो पुलिस ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि पुलिस समझती थी कि हमारी पावर्स कम हो रही हैं, और ना ही उनको ब्यूरोक्रेसी ने एक्सेप्ट किया। ब्यूरोक्रेसी भी यही समझती थी कि ये पावर्स हमारे हाथ से निकल के नाजिम के पास जा रही हैं। ना पॉलिटिशियंस ने इसको एक्सेप्ट किया। पॉलिटिशियन ने ये समझा कि ये हमारी पावर लेके नाजिम को दे रहे हैं, और खासतौर पे फंड्स। अच्छा, इसमें सर ये आपने ये बात की कि जनरल नकवी ने बड़ा इस पे काम किया, और काफी लोगों ने उस जमाने में ये जो निकला था सारी इस्लाहात हुई थी, पर फिर अगेन जब आप उसकी माइक्रो लेवल पे आए सर,
थाना पे आए। पुलिस का निजाम बिल्कुल आपने बजा तौर पे फरमाया कि वो हमने सॉफ्ट पुलिसिंग अंग्रेज ने यहाँ पे नहीं मुतारिफ करवाई, लेकिन बाद में तो सर देखें इतने अरसे से पाकिस्तान आजाद हो चुका है, आप जैसे ऑफिसर आए, आपने दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पुलिस फोर्सेस के साथ, यूएन के साथ भी आपने काम किया, तो फिर भी क्या वजह है कि हमारी जो सीएसपी ऑफिसर्स हैं, जो इतने लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, क्रीम जिन्हें कहा जाता है पाकिस्तान की, वो लोअर रैंक्स में मतलब थोड़ी सी तब्दीली भी नहीं ला सके कि यार अच्छे तरीके से बोल लो, थाने में लोगों को टॉर्चर ना करो, क्या या फिर वो भी इसमें मुलविस हैं? एक्चुअली पुलिस कल्चर, जो मौजूदा पुलिस कल्चर है, वो हमारे मिजाज को सूट करता है। अभी लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि जहां जहां पुलिस ने तशद्दुद किया है, खासतौर पर इंडिया में, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि जिनको जूते लगने चाहिए, ये लोग इस तरह नहीं मानते, तो डंडे के पीर हैं। अच्छा, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि इस इन कंडीशन में टॉर्चर जायज है, इन कंडीशन में टॉर्चर जायज नहीं है। वो तो फिर आपने ऑप्शन पुलिस को दे दी ना कि जी आपकी मर्जी है, जहां टॉर्चर को आप समझते हैं जायज है तो वो करें। और ये टॉर्चर कोई नई चीज नहीं है। 1855 का टॉर्चर कमीशन ऑफ इंडिया, अंग्रेजों ने महसूस किया कि पुलिस टॉर्चर बहुत करती है, तो उन्होंने इस पे कमीशन बैठाया, और कमीशन ने रिजल्ट क्या निकाला कि ये टॉर्चर इंडिया के कल्चर का हिस्सा है। और उसको अब इस तरह देख लें कि उन्होंने लिखा कि घर में बाप माँ पे तशद्दुद करता है, बड़ा भाई छोटे पे तशद्दुद करता है, स्कूल में टीचर स्टूडेंट पे तशद्दुद करता है। और आप यहाँ भी देख लें कि हमारी कॉमेडी जो है, जब तक भांड चमोटे से मारता नहीं है अपने पार्टनर को, उस वक्त लोग हंसते नहीं है। आप अभी ये एक बहुत बड़ा शो आफ्ताब इकबाल साहब का चलता है, वो उसका एंड जूते पतान पे होता है, एंड पे एक दूसरे को बकायदा जूते उतार के मारे जाते हैं। तो अभी मौजूदा लॉकडाउन में देखें, पब्लिक ने अप्रिशिएट किया है जो पुलिस ने जहाँ की सख्ती की है पंजाब में या सिंध में। तो सिंध में कल्चर सदियों से बनता है, ये कल्चर बनाया गया है, और पीएसपी इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पीएसपी जो है उनकी कोई किसी किस्म की पॉलिसी मेकिंग में कोई उनका हाथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सर आपने हाईलाइट की, और यही मेरा क्वेश्चन था कि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि पीएसपी के ऊपर थोपने की कोशिश की जाती है। तो आप नहीं समझते कि पीएसपी के अंदर भी इतने काबिल अफसर हैं कि उनको जिम्मेदारी दे दी जाए कि यार तुम लोगों के हाथ में, तुम चेंज करो? लेकिन वो पॉलिसी मेकिंग तो एक हद से ज्यादा नहीं कर सकते ना। अभी आप देखें कि पुलिस, जब भी बात होती है रिफॉर्म्स की, तो रिफॉर्म्स कौन से होते हैं जी? लीगल रिफॉर्म कर दें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर दें। क्या कभी किसी ने सोचा कि थाने की तरफ भी हमें देखना चाहिए? अब थाना रिफॉर्म हम इसलिए नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। ये 26वां 27वां रिफॉर्म है जो पुलिस ऑर्डर था, और एक अभी जो अब पीटीए की गवर्नमेंट ने रिफॉर्म करने की कोशिश की है, जिसको सैबोटाज कर दिया गया, सैबोटाज कर दिया गया बकायदा। सर सॉरी आपको रोक रहा हूं, आप कह रहे हैं जो पंजाब में पीटीआई की हुकूमत ने पुलिस रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, उसको सैबोटाज किया गया? किसने किया और क्यों किया? इस पे सैबोटाज किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने एक बनाया, ग्रुप बनाया ऑफिसर्स का, सीनियर्स का, इंटीरियर के लोग थे उसमें, और कुछ गवर्नमेंट के लोग थे, मिनिस्टर वगैरह थे। एक 5 आदमियों का एक कमेटी बनाई गई, और उनको कहा गया कि आप इस बात पे गौर करें कि केपी में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उनको पंजाब में किस तरह नाफिज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक जुडिशियल कमीशन बनाया था, उसको भी यही टास्क दिया हुआ था। तो जो पीएम ने कमेटी बनाई थी, उसमें आईजीज थे, चीफ सेक्रेटरीज थे, आईजी पंजाब था, आईजी केपी थे। तो उन्होंने 1 या 2 मीटिंग की, और वो मीटिंग भी वो बिस्किट और चाय पे खत्म हुई, उसमें कोई खास बात नहीं हुई। और एक दिन जब प्राइम मिनिस्टर जाने लगे अमेरिका और सऊदीया, तो अचानक उनको कहा गया कि जी आप, हमने उस पे काम कर लिया, आपको हमने ब्रीफिंग देनी है, आपको एक बिल्कुल ब्रीफ सी प्रेजेंटेशन देंगे। चुनाचे वो जो उनको प्रेजेंटेशन दी गई, वो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इस किस्म की प्रेजेंटेशन दी जाएगी। वो प्रेजेंटेशन जब लीक हुई, तो फिर पीएसपी को पता चला कि ये तो कोई सिलसिला ही और कर दिया गया, हमें तो 1861 से भी पीछे ले जाया जा रहा है। उस पर उन्होंने एहतजाज किया,
और प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में जब बात लाई गई तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह का स्टे ऑर्डर दे दिया और उसके बाद से कोई पुलिस रिफॉर्म वहीं के वहीं रुक गए। अच्छा, अब ठीक। रिफॉर्म करने के लिए पैसे लगते हैं, बाथरूम ठीक करवाना तो 4-5 लाख रुपया लग जाता है। एक थाने के लिए आपको थाने की बिल्डिंग तो चाहिए ना। आप लोग जिस जैसे माहौल में बैठेंगे वैसे ही आपका जहन हो जाएगा, वैसे ही आपका माइंडसेट हो जाएगा, वैसे ही आपका कंडक्ट हो जाएगा। 80% थाने तो अपनी बिल्डिंग में है नहीं। एक थाना बनाने पे 15-20 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। 1000 थाने हैं पाकिस्तान के, तकरीबन 700-800 थाना आपने बनाना है। आपने नफरी को डबल करना है, क्योंकि 24 घंटे तो आप काम नहीं ले सकते ना कानूनन भी। और ये ह्यूमन राइट वायलेशन है अगर आप एक सरकारी मुलाजम से या प्राइवेट मुलाजम से 8 घंटे से ज्यादा काम लें तो। लेकिन अगर हमने 8 घंटे से ज्यादा 8 घंटे की शिफ्ट रखनी है तो फिर हमें जितनी पुलिस है पंजाब में जैसे तकरीबन 2 लाख है तो हमें 4 लाख और भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन कम से कम हमें डबल करनी पड़ेगी अगर हम 12 घंटे की शिफ्ट ठीक। देना चाह अच्छा, रहे ये हैं। आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया और मैं इसी की तरफ आ रहा था, रिक्रूटमेंट का, कि मजीद भर्ती करनी पड़ेगी। जो लोअर लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है सर, कांस्टेबल की, एएसआई की, नीचे जो होती है, उसमें अक्सर कहा जाता है कि सियासी मुदाखलत होती है, उतनी शफाफियत नहीं होती। आपने अपने जीरो अपनी आपने जीरो अपनी सर्विस जीरो जी आप मुदाखलत है। जब से मैं पुलिस में आया हूँ, शुरू में हम एसपी रख लिया करते थे अपनी मर्जी से किसी को कि इसको भर्ती कर ले, यार तू बड़ा अच्छा जवान है और तू कितना पढ़ा हुआ है। सर मैं मैट्रिक हूँ। अच्छा, भर्ती क्यों नहीं हो जाते? जी आप कर लें। लेकिन उसके बाद पिछले कोई 30 साल से इस किस्म की भर्ती नहीं हुई। तमाम भर्ती पंजाब में कम से कम मेरिट पे हुए। एक एसपी साहब थे बखर में, डीपीओ, उन्होंने अपने बेटे को भर्ती कर लिया था, सिर्फ डोमिसाइल डिफरेंट था उसका, बाकी वो क्राइटेरिया पूरा करता था। उस पे वो एसपी साहब सस्पेंड हो गए थे। आईजी तक भर्ती नहीं कर सकता। भर्ती एक सिस्टम है, एनटीए सब भर्ती करती है। इंटरव्यू में भी उनके लोग होते हैं और इंटरव्यू के नंबर भी सर 10-12 नंबर होते हैं, उसमें से किसी को कितना किसी ने कर लेना है स्पोर्ट। तो भर्ती तो होती है बिल्कुल मेरिट पे। लेकिन एजुकेशनल स्टैंडर्ड, मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में भी एडवाइजर के तौर पे जाता हूँ। उसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं। एमएससी मेटलर्जी 3 लड़कों ने अप्लाई किया था पिछले बैच में सब इंस्पेक्टर के लिए। जीआई के लड़कों ने अप्लाई किया था। लेकिन खराबी ये है कि वो लोग तो ठहरते नहीं है, पुलिस में आ जाते हैं तो ठहरते नहीं है। बाकी जिन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से और इधर उधर से बीए या एमए किया होता है, उनका और मैट्रिक के स्टैंडर्ड में फर्क नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक दफा मुझे सिविल सर्विस एकेडमी में मैं जाता रहता हूँ मुख्तलिफ उनके कॉन्फ्रेंसेज में और उनका एडवाइजर भी हूँ। तो उन्होंने मुझे टीएनए हो रहा था, टीएनए होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के, ये जो हमारे पीएस हमारे सिविल सर्विसेज के लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग में क्या चीज ऐड की जाए या क्या चीज सब्ट्रैक्ट की जाए, तो उसे कहते हैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि जब आप बाजार से सब्जी लाएं तो उसको अच्छी तरह से धो लें और रनिंग वाटर में धोएं, उसके बाद पकाएं। उन्होंने कहा सर इसका क्या ताल्लुक है टीएनए के साथ? मैंने कहा इसका ताल्लुक ये है कि आप नौजवान को बाजार से ले रहे हैं, उसके अंदर हर किस्म का बायस है, उसके अंदर हर किस्म की पोल्यूशन है, उसमें अंदर हर किस्म की मॉरल डिफेक्ट्स हैं। तो आपका काम है कि उसको लेकर पहले उसको साफ सुथरा करें, उस पर से ये पोल्यूटेंट्स उतारें और उसके बाद उसको ट्रेनिंग शुरू करवाएं, जो आपने एक्सपर्ट ट्रेनिंग देनी है उन्हें। तो हम जिस सोसाइटी से लोग लेते हैं वो 20-25 साल का लड़का होता है, उसने इस सोसाइटी से सब कुछ सीख लिया होता है। बच्चे की सोसाइटी कंप्लीट, बच्चे की पर्सनालिटी कंप्लीट हो जाती है जब वो 7 साल तक उसकी पर्सनालिटी ठीक है। कंप्लीट हो जाती है। मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, एग्री करता हूं। पर देखें यहीं पे हमने देखा कि जो हमारी मोटरवे पुलिस है उसमें भी इसी तरह के जवान गए, उनकी क्या ट्रेनिंग की वजह थी कि वो कितना उसकी शौहरत और मोटरवे को सबसे पहले 300 ऑफिसर मैंने दिए थे उस वक्त। मुझे 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 पता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उधर आपने क्या जादू किया था। मैंने वो ऑफिसर दिए थे जो मुझे नहीं चाहिए थे। चुनाचे जब वो वहां गए, अब देखें फर्क ये है कि या तो आप सोसाइटी को चेंज करें, सोसाइटी से जो लोग लाए हैं
सोसाइटी को भी साथ साथ एक्चुअली रिफॉर्म सोसाइटी में जब जो रिफॉर्म आते जाएंगे पुलिस में ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। यहाँ जैसे टर्किश पुलिस अब दुनिया की बेहतरीन पुलिस है। एक जमाने में वो हमारे जैसी पुलिस होती थी जब मैं यूएन मिशन में वहां से गुजरता था। तो जब वो वहां गए तो उनको सबसे पहले तो एक आइलैंड में बंद कर दिया गया, यानी कि दोनों तरफ तार लगी हुई है और उनका जो काम था आम लोगों के साथ उनका वास्ता नहीं था, सिर्फ कम्यूटर्स के साथ उन्होंने डील करना था। नंबर एक। नंबर दो, कम्यूटर्स को भी ये पता था कि हम बच के नहीं जा सकते, हमें सजा जो है वो मिलेगी और उसकी बिल्कुल सर्टन है कि हमें सजा मिलेगी। नंबर एक। नंबर दो, उन लोगों की सैलरी डबल कर दी गई। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग बहुत बेहतर थी उस दौर में। अब तो पुलिस की ट्रेनिंग माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। नंबर तीन, उनको प्रोटेक्शन दी गई उनके सीनियर्स की तरफ से, बल्कि जो उस वक्त गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दी कि आप अगर किसी एमएनए का, एमपी का या मिनिस्टर का भी चालान करेंगे तो आपसे पूछताछ नहीं होगी। फिर उनको 8 घंटे ड्यूटी उनसे ली गई। चुनाची ये सब फैक्टर्स ने मिलकर एक कल्चर क्रिएट किया वहां। वही मोटरवे पुलिस जब उनकी पोस्टिंग हो जाती है जीटी रोड पे तो उनका कल्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गई। जीटी रोड पे इट्स फ्री फॉर ऑल। पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स और जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बड़ा अरसा सर्विस की, बड़े ऑफिसर्स कंप्लेन करते हैं कि हम पे सियासी दबाव होता है, क्या आता है आप पे, कभी आया सियासी दबाव? जी, सियासी दबाव आता है, लेकिन आप उसको ना लें सियासी दबाव को। आप फिर चीखते क्यों हैं कि हमारे पर सियासी दबाव आता है? सियासी दबाव तब आता है जब आप भी किसी सिफारिश के तहत एक तो पोस्टिंग ली होती है। सियासी दबाव तब आता है जब आप अपनी पोस्टिंग को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। अगर आप अपनी पोस्टिंग को प्रोलॉन्ग ना करें और जो आपके ऊपर प्रेशर आता है वो काम ना करें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपकी ट्रांसफर हो जाएगी और ओएसडी हो जाएंगे। ओएसडी की वैसे ही सैलरी भी ज्यादा होती है, काम भी नहीं होता, आप मजे करते हैं ओएसडी शिप में। तो यही एक उनके लिए आपकी ट्रांसफर करवा दी जाएगी, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं होता पॉलिटिशियंस के पास। तो हम लोग तो जाते ही उनको कहते थे कि भाई हम तो सर्व करना ही नहीं चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो आपकी मेहरबानी आप हमें यहाँ से ट्रांसफर करवा दें। तो वो सियासी दबाव खत्म हो जाता था। सियासी दबाव आया हर दफा और हमने उसको रजिस्ट किया है, उसमें पोस्टिंग भी हमारी वहां से हो गई है, ओएसडी भी बने हैं, सस्पेंड भी मैं हुआ हूँ इस वजह से शुरू की सर्विस में सिंध में जब मैं था दादू में 1986-87 में। लेकिन हमने स्टैंड लिया है, उससे हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है। दूसरा, आपने मुख्तलिफ जगह पे सर्विस की, अभी आपने सिंध का भी जिक्र किया, तो किस सूबे की पुलिस आपको निस्बतन दूसरे सूबे से बेहतर लगती है? जिस सूबे में मैंने सर्व नहीं किया वो है केपी। केपी की पुलिस कल्चर बाकी सूबों से बेहतर है। सिंध का और पंजाब का ऑलमोस्ट एक जैसा है, सिंध और पंजाब का, और लेकिन केपी और बलूचिस्तान का डिफरेंट है। उन दोनों का एक जैसा है, क्योंकि वो टॉर्चर और गाली गलौज और रूड लैंग्वेज खुद भी इस्तेमाल नहीं करते और ना ही वो इस चीज को बर्दाश्त करते हैं कि कोई उनके खिलाफ ये ऐसा करे। हमारे यहाँ तो गाली गलोच आपने देख लिया कि मुख्तार वर्ड जानी दिया अंदर बहु, तो हमारी तो लैंग्वेज का हिस्सा, कल्चर का हिस्सा है ये बदतमीजी करना और टॉर्चर करना। अब यही बात जो जैसे मौलाना तारक ने की थी, तो ऑलमोस्ट मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमें अपने कल्चर को चेंज करने की जरूरत है। कल्चर जब तक चेंज नहीं होगा, मेन कल्चर चेंज नहीं होगा, तब तक सब कल्चर चेंज नहीं होगा। पुलिस सब कल्चर होती है किसी कल्चर का, तो दोनों को इकट्ठा चलने दें। पुलिस को भी चेंज करें, पुलिस को थाना लेवल पे चेंज करें। थाने पे उनको आपने देखा कि जिस गाड़ी में पुलिस फिर रही होती है थाने में, क्या किसी दुनिया के किसी मुल्क में इस किस्म की गाड़ी क्रिमिनल को चेज करने के लिए या पेट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है? तो इसको तो ट्रक कहा जाता था जब हम यूएन में होते थे, सामान को आगे पीछे करने के लिए इस्तेमाल होती थी। उसके बाद इनको ड्यूटी आवर्स इनको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर ड्यूटी आवर्स आप 8 घंटे से ज्यादा लेते हैं तो आप उनको ओवर टाइम दें। फिर यूनिफॉर्म तो आप दे नहीं सकते, इतना थोड़ा और बजट जो पुलिस का बजट आता है
वो पुलिस का बजट तकरीबन अभी तो 100 अरब को क्रॉस कर गया और ये अच्छी बड़ी अमाउंट है, लेकिन इस 100 अरब में से तकरीबन 80 अरब रुपया तो सैलरीज में चले जाता है ना, बाकी जो बचता है उसमें से 5-6 अरब फ्यूल में चले जाता है, ये जो पेट्रोल वगैरह और गाड़ियों को ठीक करवाना, और 2 अरब यूटिलिटी बिल्स में चला जाता है। पीछे हार्डली 3 अरब या 4 अरब रुपया बनता है साल का, जिसमें आपने ट्रेनिंग भी करवानी है, जिसमें आपने वॉच एंड वार्ड भी करवानी है, जिसमें आपने इन्वेस्टिगेशन भी करवानी है। तो जब हमारी माली पोजीशन बेहतर हो जाएगी तो पुलिस में बहुत बेहतरी है पहले से। अब पुलिस टेक्निकली पहले से बहुत बेहतर है, और पुलिस का जो लड़के जो हम नए भर्ती किए हैं, हमारे जो कांस्टेबल हैं, अब तो पोस्ट ग्रेजुएट से कम तो आ ही नहीं रहा, मैट्रिक तो कहीं रहा ही नहीं है। इसी तरह जो है हमारे हाईवे पुलिस, उसमें एफएससी है मिनिमम क्वालिफिकेशन, हमारे पास पीएचडीज भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, सब इंस्पेक्टर इंतहाई पढ़े लिखे लोग आते हैं। लेकिन एक हमारे मुल्क में तालीम की कमी मसला नहीं है, हमारे मुल्क में जहालत की फरावानी मसला है। जो जितना ज्यादा पढ़ जाता है उतना पक्का जाहिल हो जाता है। तो हमें ये जहालत दूर करनी है, हमें माइंडसेट दूर करने हैं। असल पुलिस का मसला ही माइंडसेट का है। पुलिस अफसर अपने आप को अवाम का मतहत नहीं समझता कि ये हमें तनख्वाह देते हैं, बल्कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं, आप किसी क्लर्क के पास चले जाएं, किसी महकमे में चले जाएं, तो सिविलियन के साथ वैसे सलूक किया जाता है जैसे वो उनकी रियाया हो। और किसी इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट आप किसी से बात कर ले, वो ऐसे आपसे बात करेगा जैसे आप पे एहसान कर रहा है। हमें ये माइंडसेट चेंज करना है, और ये हमें पब्लिक का माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि पूरा कल्चर ही हमारा ऐसा है कि अगर आप किसी दुकान पे भी चीज लेने चले जाएं, अगर आप यूरोप में चले जाएं, तो वो आगे से आपसे पूछते हैं, स्माइल करते हैं। यहाँ पे तो दुकानदार आपसे बात भी सही नहीं करते। बाबूजी लेना तो लो, नहीं तो जाओ आगे। तो उसी पुलिस भी उसी कल्चर का ऐसा। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पे वकार खान साहब ने हमसे पूछा है, वो देख रहे हैं ये लाइव अभी। उन्होंने पूछा है कि क्या हम दूसरे ममालिक की जो पुलिस है उनके ऑफिसर्स को बुला के ट्रेनिंग में शामिल करके कोई चीजें बेहतर कर सकते हैं, या आप लोग करते हैं ऐसा कुछ? वो भाग जाएंगे भाई, ट्रेनिंग में तो आप शामिल कर लें, आप तजुर्बा कर लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप 100 कांस्टेबल ले आए इंग्लैंड से, और जो हमारे कांस्टेबल की तनख्वाह है उससे डबल तनख्वाह उसको दे दें, उससे 4 गुना तनख्वाह उसको दे दें, और उनको इन्हीं हालात में आप सड़कों पे खड़ा कर दें, और खाना भी उनको उन्होंने अपनी जेब से खाना हो या किसी तरीके से पैदा करना हो, तो वो एक दिन में भाग जाएंगे। जबकि हमारा अफसर जहां से आप ले जाएं, हमारे ऑफिसर यूएन में जाते हैं तो वो बड़े फेवरेट होते हैं सीनियर्स के, उनकी कोशिश होती है सीनियर्स की वहां के पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर को अपना सबॉर्डिनेट बनाए। बाहर जाके हम बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि कंडीशन चेंज हो जाती है, माहौल चेंज हो जाता है। तो हम इनको शामिल करते हैं। ये जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, ये ट्रेनिंग तो हमारी जेब से नहीं चल रही है, हमारे पास तो ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं होता। हमारे पास तो हमें पुलिस ट्रेनिंग एड्स के लिए 20-25 हजार रुपया बचता है। जब मैं एडिशनल आईजी ट्रेनिंग था तो 20 से 25 हजार रुपया बचता था, जिसमें चौक खरीद सकते थे। तो ये जो ट्रेनिंग का हमारा स्टैंडर्ड हाई हुआ है, जो ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट आया है, बिल्डिंग्स बनी है, ये इंटरनेशनल ऑफिसर्स ने बनाई है, ये इसी टैप ने बनाई है, ये GIZ ने फंड दिए हैं, UNODC ने दिए हैं, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने दिए हैं। तो वो लोग तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वो हमारा कल्चर तो चेंज नहीं ना कर सकते। हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, हमें ट्रेनिंग भी तो पुलिस की ट्रेनिंग नहीं दी जाती ना, हमें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। जितना आप पुलिस को मिलिटराइज करेंगे उतना आवाम से दूर होती चली जाएगी। मिलिट्री ट्रेनिंग आप फोर्स को दें, मिलिट्री ट्रेनिंग आप स्पेशल यूनिट्स को दें, पुलिस को पुलिस की ट्रेनिंग दें। बिल्कुल, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात की, और यही क्वेश्चन एक हमारे देखने वाले ने अभी ये किया भी है कि हमारी पुलिस ऑलमोस्ट पैरामिलिट्री है, तो इसको आर्मी की तरह आप सेंट्रलाइज क्यों नहीं कर देते? जिस तरह आर्मी की एक फौज है, डिफरेंट महकमे, इन्फेंट्री, ये वो सेंट्रलाइज कर दें, बजट बढ़ा दें, क्या इस तरह किया जा सकता है, या पुलिसिंग इज ए टोटली डिफरेंट बॉल गेम? वो यार वो खतरनाक हो जाएगा सेंट्रलाइज करना। 6-7 लाख पुलिस, 8 लाख पुलिस हो जाएगी, फिर उनके ऊपर एक पुलिस का चीफ हो जाएगा, तो वो खतरनाक बात। सूबे में मार्शल ही ना लगा दें सर वो भी। हाँ, इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए एक नेशनल पुलिस ब्यूरो है,
लेकिन वो बहुत बड़ी खुड्डे लाइन है। वहां पे हम ऑफिसर को सिर्फ 22 ग्रेड में तरक्की देने के लिए भेजा जाता है कि चूंकि उसके चंद दिन रह गए होते हैं या 1 महीना 1 साल रह गया होता है, उसको पोस्टिंग की जाती है। एक ऐसा होना चाहिए जिसमें वो पुलिस के चारों सूबों में और हमारे आजाद कश्मीर और जीबी के दरमियान में कोऑर्डिनेशन करें। एक और इसके अलावा अब एक और अजीब बात है कि बाकी तमाम ग्रुप, मसलन इनकम टैक्स ग्रुप, अकाउंट्स ग्रुप, कस्टम्स ग्रुप, इन और फॉरेन सर्विस, इन लोगों की जो कैरियर प्लानिंग है वो उनका अपना महकमा करता है, उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग वगैरह, प्रमोशन, जबकि हमारी कोई और करता है। हमारी करता है ओएमजी ग्रुप और पीएस ग्रुप हमारे कैरियर प्लानिंग करता है एक्सटेंशन डिवीजन में बैठ के। तो ये एक, इसको मजबूत किया जाए पुलिस रिसर्च ब्यूरो को, और उसके पास हमारी ट्रांसफर, पोस्टिंग और हमारी कैरियर प्लानिंग पीएसपी ऑफिसर्स की उनके पास होनी चाहिए। और इनमें एक और है कि पुलिस को हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल मादर पिदर आजाद नहीं होना चाहते, लेकिन फर्क चाहते ये है कि हमें ब्यूरोक्रेट्स के मतहत करने के बजाय पॉलिटिशियंस के मतहत किया जाए। ऐसा जो मसला जो इस वक्त पुलिस रिफॉर्म सैबोटाज हो रहे हैं और जो टसल चल रही है जिसकी वजह से आवाम को नुकसान हो रहा है, वो इन दो ग्रुप्स के दरमियान टसल चल रही है, पीएसपी ग्रुप और पीएएस ग्रुप। पीएएस ग्रुप हमें वापस ले जाना चाह रहा है पुलिस एक्ट के जमाने में, 1861 के जमाने में, और पुलिस ग्रुप चाहता है कि हम कम से कम पुलिस ऑर्डर 2002 को इम्प्लीमेंट करवा लें तो हम बड़े कामयाब हो जाएंगे। और पुलिस ग्रुप में भी खराबियां हैं, वो ये है कि ये जो जितना भी पुलिस ऑर्डर आया है वो पुलिस स्टेशन तक, सवाए पुलिस की छोटे मुलाजमों की सजाएं बढ़ाने के अलावा उन्होंने कोई काम उसमें उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। चुनाचे जब तक आप थाना कल्चर नहीं चेंज करते, और कल्चर में आपको पता है, कल्चर में पैटर्न ऑफ कंडक्ट, पैटर्न ऑफ वर्क, लिविंग कंडीशंस, सैलरीज, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो अच्छा, इसमें करेंगे, थाने का कल्चर चेंज नहीं करेंगे, किसी किस्म का भी पुलिस रिफॉर्म्स कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल। इसमें बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, कोई पूछ रहा है सीसीटीवी क्यों नहीं थानों में, कोई कह रहा है ये क्यों नहीं, कोई वो कह रहा है कि वो क्यों नहीं। तो जिस तरह अभी सरमद टीवी है, लेकिन क्या उसको एसएचओ को नहीं पता सीसीटीवी कहाँ है? उसने अगर कुछ करना होगा तो सीसीटीवी के सामने तो नहीं करेगा ना, वो कोई प्राइवेट जगह ले लेगा, वहां पे कोई इस तरह का काम कर लेगा। तो आपको पता ही है, हम सिटीजन है पाकिस्तान के, हम कितने इंटेलिजेंट हैं और हम हर चीज को धोखा दे लेते हैं। तो सीसीटीवी है, हर थाने में सीसीटीवी लगा हुआ है, बिल्कुल डेस्क के पहले की निस्बत बेहतरी है, लेकिन मसला ये है कि आप थाने पे जाते हैं एफआईआर करवाने, अब एफआईआर हर आदमी का हक है, और कानून ये कहता है कि जो थाने में जाए उसके, वो जो कहता है सच झूठ, आप उसकी एफआईआर रजिस्टर कर लें। अगर आप इस मुआशरे में इसकी ओपन कर देंगे तो आपके खिलाफ भी एफआईआर आपका हमसाया करवा देगा, मेरे खिलाफ भी कोई एफआईआर करवा देगा, मालिक मकान अपने टेनेंट के खिलाफ करवाएगा, टेनेंट मालिक मकान के खिलाफ करवाया जाएगा। और जो एफआईआर रजिस्टर होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। हमारे एक दोस्त हैं, बड़े सीनियर लेवल पर रिटायर हुए हैं, उन्होंने मुझे कल ही बताया है कि मेरा मीटर चोरी हो गया था, गैस का मीटर। तो मैं बाहर गया हुआ था, वापसी पे 2 साल बाद मुझे पता चला मीटर चोरी हो गया है। नए मीटर के लिए अप्लाई किया, उन्होंने कहा पहले एफआईआर कराओ अपने मीटर की। वो कहता कि मैंने मीटर की एफआईआर तो करवा ली, लेकिन उसके बाद मुझे फोन आने शुरू हो गए तफ्तीशी के कि जी ये एफआईआर हो गई हुई है, इसके लिए आप आए बयान दें या मैं आपके पास आऊं। मैंने कहा यार मैंने बस एफआईआर करवा दी, अब मैंने मजीद आगे कुछ नहीं करना है। तो उसने कहा जी ऐसे एफआईआर रजिस्टर करवा दी, अब ऐसे खारिज नहीं होगी। चुनाचे जो इन्वेस्टिगेशन, जो एफआईआर रजिस्टर होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी होती है, और इसलिए पुलिस आमतौर पे अवॉइड करती है ओपन एफआईआर करने में, क्योंकि फिर इस तरह तो इतनी एफआईआर हो जाएगी कि आपके पास इतनी फोर्स ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन में कि उनको इन्वेस्टिगेट कर सके उसको। अच्छा, ये एक बात सुन ले, जर्मनी के ऑफिसर्स ने हमें, उनके लेजन ऑफिसर ने
जर्मन लिएजन ऑफिसर जो उनकी एम्बेसी में है, उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी तो पता चला जर्मनी की आबादी आपको पता है 8 करोड़ है, उनका टोटल क्राइम 60 लाख है, 60 लाख एक साल का, क्योंकि वो हर जो भी इंसिडेंट होता है उसको रजिस्टर कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर हर इंसिडेंट जो रजिस्टर्ड हो जाता है उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। सुनाचे हमें इधर भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है कि आप अपनी कंप्लेंट तो रजिस्टर करवा लें, लेकिन उस पर कोई अथॉरिटी एक बन जाए जो डिसाइड करे कि किस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी है या नहीं होनी, तो ये मसला भी हल हो सकता है। ठीक। अच्छा, इसमें आखिरी सवाल की तरफ आप आऊंगा। आपने तफ्तीश की बात की, इन्वेस्टिगेशन की बात की। अक्सर पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है ना मॉडर्न उस चीज से लैग करती है। मैं आपको एक बताता हूं कि और कुछ उसमें करप्शन का आंसर भी है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब शर्जील मेमन साहब के जाके कमरे से शराब की बोतल पकड़ते हैं और वो शराब की बोतल की जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें से शहद निकल आता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको साफ और शफाफ बनाने के लिए खुसूसन जो फोरेंसिक्स हैं उसमें क्या कर सकते हैं और क्या हो रहा है या कुछ नहीं कर सकते। आपने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बना दी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी लेबोरेटरी बना के आप हर एक को शो केसिंग करते हैं जी हमारे पास फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है जो कि एशिया की सबसे बड़ी फोरेंसिक साइंस लैब है, लेकिन जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसके पास तो इन्वेस्टिगेशन किट नहीं है। मैं लेक्चर देता हूँ क्राइम सीन पे, तो जो पार्टिसिपेंट होते हैं ज्यादातर उसमें प्रोसिक्यूटर होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं इन्वेस्टिगेशन किट दिखा सकूं। तो मुझे पता चला कि इन्वेस्टिगेशन किट पुरानी नारकली थाने में है, तो मैं वहां से मंगवाता था, एक सब इंस्पेक्टर लेके आता था और वो मैं सबको दिखाता, भाई इन्वेस्टिगेशन किट में ये आर्टिकल्स होते हैं। अब पिछली दफा मैंने पता किया, पता चला वो आर्टिकल्स भी उसमें से खत्म हो चुके हैं, इस्तेमाल चुके हैं, मजीद हमारे पास इन्वेस्टिगेशन किट में कोई चीज नहीं है। तो जहां तफ्तीशी के पास इन्वेस्टिगेशन किट ही ना हो, उसके पास मोटरसाइकिल तक ना हो, तो इन्वेस्टिगेशन को क्या करेगा? 70 तो केस होते हैं उसके पास एक वक्त में, उसने 70 केस में रिमांड भी लेना है, उसने मौका वारदात भी जाना है, उसने थाने पे भी जाना है, उसने दूसरी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज भी देनी है, उसने कोर्ट में भी जाना है, उसने शिकायत भी उसकी हुई है उसको भी अटेंड करने जाना है। तो 70 केस लिए बैठा है और उसने उस पर जिम्नियां भी लिखनी है, तो कैसे पूरा उतर सकता है? हाँ, हमारा एक मिडिल पास ले लें आप तफ्तीशी, उसको एक केस दे दें, उसके पास तफ्तीशी के पास इक्विपमेंट क्या होता है मैं बता दूं, एक चूंडी और एक गत्ता, उसमें चंद कागज, कागज भी फिर प्रोवाइड करने होते हैं मुद्दई ने या मुलजम ने, तो वो उसके पास हथियार होता है, सिर्फ वो इक्विपमेंट होता है। इसके बावजूद वो केस को ट्रेस कर लेता है, इसके बावजूद केस ट्रेस हो जाता है। अब वो पैसे लेता है तो जाहिर है उसने मुद्दई से पैसे लेने हैं, रेड करने जाना है आपने सखर, तो कहाँ से फंड आएंगे? रास्ते में खाना पीना भी है, 4-5 लोग भी उनके साथ हैं, मौका वारदात के नक्शे के पैसे भी लेने हैं, पोस्टमार्टम के पैसे भी देने हैं, कोर्ट में रीडर के को भी रिश्वत देनी है, तो उस पर अच्छा खर्चा आ जाता है और वो फिर तफ्तीशी से लेता है। जब उसको आदत हो जाती है मुद्दई से पैसे लेने की, तो फिर वो कुछ मेरे ख्याल अपने लिए भी रख लेता होगा। तो ये सूरत हाल है और सूरत हाल बड़ी खराब है और बड़ी पेचीदा है, और ये बगैर थाना लेवल पे रिफॉर्म्स लाए हुए ये ठीक नहीं हो सकती। हम सिर्फ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तक ही रह जाते हैं, हम सिर्फ लीगल रिफॉर्म तक रह जाते हैं, उसके नीचे हम जाते नहीं हैं। इसमें आपने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जब तक हम अपनी फोर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। सरमद सईद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुस्तकबिल में आपको जो है दोबारा जहमत देंगे और उम्मीद करेंगे कि जब अगली दफा बात हो रही हो तो इस वक्त से जो चीजें हैं वो थोड़ी मजीद बेहतर हो चुकी हों। तो वंस अगेन सर, बड़े काम की बात बता दूं, आप देखें कि हुकूमत का काम होता है अवाम की सिक्योरिटी पे खर्च करना, हेल्थ पे खर्च करना, उनकी एजुकेशन पे खर्च करना। अब आप सिक्योरिटी पे देखें कि हुकूमतें अपने सिटीजन की सिक्योरिटी पे पर हेड कितना खर्च कर रही हैं। अगर आप पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के बजट को पंजाब की पॉपुलेशन पे तकसीम कर दें तो $5.5 साल के एक सिटीजन की सिक्योरिटी पे खर्च हो रहे हैं।
$5.5 एक साल के लिए, जो कि 65 रुपए बनते हैं महीने के। इंडिया $32 खर्च कर रहा है साल के, हम 5.5 कर रहे हैं। टर्की $54 कर रहा है और सिंगापुर $448 कर रहा है और इंग्लैंड $600 कर रहा है, अगर उसके पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट कर लें। वो हम चाहते तो हैं कि हमारे पास बॉबी की तरह का पुलिसमैन हो, तो बॉबी की तरह का पुलिसमैन हो, और हम ये भी चाहते हैं कि अब ये $5.5 से ज्यादा भी खर्च ना हो, क्योंकि हमारे पास तो ज़ाहिर है कि उसके है ही नहीं, मीन्स ही नहीं है। तो जो हमारी मुआशरती और मुआशी सूरत हाल बेहतर होती चली जाएगी, तो पुलिस की सूरत हाल भी बेहतर होती चली जाएगी। उनका जो हमारा आवाम का कल्चर चेंज होता चला जाएगा, उनके मॉरल्स चेंज होते चले जाएंगे, तो पुलिस का भी चेंज होता जाएगा। क्योंकि हम तो कोई बुलाकर मौलाना किसी से लेक्चर नहीं करवाते हैं, हम तो एक बना बनाया नौजवान 30-25 साल का लेकर उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। 6 महीने में से 2 महीने वो तैयारी करता रहता है पीटी परेड उसके लिए, पासिंग आउट के लिए, 2 महीने तरावियां पढ़ाता है, लॉकडाउन को करवाता है। यही जो अंडर ट्रेनिंग होता है, इन्हीं को हम डिप्लॉय करना पड़ता है। लॉकडाउन में, तरावियों में, मुहर्रम में 2 महीने उसके उसमें ज़ाया हो जाते हैं। बाकी 2 महीने में उसे लॉ पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाना है। चुनाचे कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए कांस्टेबल की सड़क पे लाने से पहले, और उसकी बैकग्राउंड चेक होनी चाहिए। 3 दिन में भर्ती नहीं हो सकती। हम 3 दिन में एक जवान को भर्ती कर लेते हैं। एक दिन उसकी दौड़ होती है, एक दिन और छाती चेक होती है, दूसरे दिन उसके इंटरव्यू होता है और तीसरे दिन वो भर्ती हो जाता है। रिटन टेस्ट होता है एक दिन। 3 दिन में भर्ती नहीं हो सकती, इसके लिए कोई प्रोसीजर चेंज करना चाहिए, टर्की वाला सिस्टम लाना चाहिए। भर्ती पर लॉन्ग सिस्टम हो, उसकी बैकग्राउंड चेक की जाए, उसका एप्टीट्यूड चेक किया जाए। सिर्फ जॉब देने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं करना चाहिए। तो जब तक आप इस लेवल पे काम नहीं करेंगे, आप पुलिस से इसी तरह पुलिस रिफॉर्म आते रहेंगे। अभी ये 27वां आ रहा है, उसके बाद 28वां आएगा, फिर 29वां आएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि जब तक हुकूमत इन्वेस्ट नहीं करेगी पुलिस में, ऑब्वियसली किसी भी चीज को जब आपने बेहतर करना हो तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, टाइम की इन्वेस्टमेंट, पैसे की इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग की इन्वेस्टमेंट। और आपने ये भी कहा कि जिस तरह हमारा कल्चर है, ऑब्वियसली पुलिस उसी कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ इन चीजों में बेहतरी आएगी। वंस अगेन सरमद सईद खान साहब, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच।